अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 281 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हमें गिवन है अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगो अल्फ़ा डीके। यूरेनियम 238 में अगर हम अल्फ़ा डीके को देखें तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि emitting an alpha particle with the mass of 4.00151 atomic mass unit. Calculate the energy released in this alpha decay process. आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है. The speed of light is 3 into 10⁻8 meters per second and one atomic mass unit is approximately equals to 931.5 mega electron volt per c square, यानी कि 1 AMU की आपको एनर्जी गिवन है. ठीक है. सो आपके सामने मैंने यूरेनियम 238 का अल्फ़ा डिके का रिएक्शन लिखा. यूरेनियम 238 जब डिके होता है तो इसमें से हीलियम 24 निकलता है. साथ में जो रिज़ल्ट में बनने वाला एलिमेंट है उसको हम थोरियम कहते हैं 9234 और साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया. आप लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन में एनर्जी क्यू कैलकुलेट करनी है. हमारी बुक में हीलियम का मैस गिवन है 4.00151 एटॉमिक मैस यूनिट. मैस ऑफ यूरेनियम और मैस ऑफ थोरियम बुक में गिवन नहीं है, आप लोगों को याद रखने हैं. दैन हमारे पास एनर्जी जो है वो 1 AMU की 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर गिवन है. ठीक है. सो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि फर्स्ट वी ऐड मैस ऑफ थोरियम एंड हीलियम एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मैस ऑफ यूरेनियम. हम जो प्रोडक्ट्स हैं थोरियम और हीलियम इनके मैस को ऐड करेंगे और इनको हम यूरेनियम के मैस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट इज़ कॉल्ड मैस डिफेक्ट. जो हमें रिजल्ट में मैस मिलेगा उसे हम मैस डिफेक्ट कहेंगे और दैट मैस डिफेक्ट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो वो जो हमें रिजल्टेंट मैस मिलेगा वो मैस जो है वो हमारा इस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है. सो सबसे पहले डेल्टा एम मैस डिफेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है. मैस ऑफ यूरेनियम में से मैस ऑफ थोरियम माइनस मैस ऑफ हीलियम कर लेंगे. ठीक है. यूरेनियम के मैस की वैल्यू, थोरियम के मैस की वैल्यू और हीलियम के मैस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मैस डिफेक्ट की वैल्यू 5.56 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मैस यूनिट आ जाएगी. देन हमने एनर्जी कैलकुलेट किया. फार्मूला mc² होता है आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन से. यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू डेल्टा mc² लिख लिया. मैस जो हमने पहले कैलकुलेट किया 5.56 10⁻³ एटॉमिक मैस यूनिट इंटू c². अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया है. 5.56 इंटू 10⁻³ c² मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 AMU हमें क्वेश्चन में गिवन थी. देयर इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c². वो वैल्यू यहाँ पर पुट की है. न्यूमिनेटर का c² और डिनोमिनेटर का c² आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. नेक्स्ट हमारे पास 14.2 में है अ कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगो बीटा माइनस डिके emitting a beta particle with a negligible mass. Calculate the energy released in this beta minus decay process. The speed of light is approximately 3 into 10⁸ meters per second. सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस लिखा है. सो जो बीटा डिके है कार्बन 14 का उसके लिए रिएक्शन आपके सामने लिखा है. कार्बन 14 से जब बीटा डिके होता है तो बीटा डिके में नेगेटिव बीटा डिके है तो इलेक्ट्रॉन -10 रिलीज होता है वहाँ से. और जो प्रोडक्ट्स में फॉर्म होने वाला एलिमेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन 714 और हमारे पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज़ होती है. ठीक है. हमने जो है वो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू ही कैलकुलेट करनी है. इसके लिए अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ कार्बन और मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये तीनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. सबसे पहले हमने मैस डिफेक्ट डेल्टा एम कैलकुलेट करना है और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि कार्बन के मैस में से नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन के मैस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वैल्यूज़ पुट करके सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मैस यूनिट हमें मिल गई. एनर्जी का फार्मूला डेल्टा mc² होता है. बिल्कुल प्रीवियस की तरह डेल्टा एम की वैल्यू भी पुट की और c² एज इट इज़ लिखा. फिर मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया 1.67 इंटू 10⁻³ c² और एनर्जी ऑफ 1 AMU हमें प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी. वही चीज़ हमने यहाँ पे पुट की है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होती है. c² से कैंसिल हो जाएगा तो हमें एनर्जी मिल जाएगी 1.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14.3 है और लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस अंडरगो अ गैमा डिके
emitting a gamma ray photon with energy of 2 mega electron volt. Calculate the frequency and wavelength of this gamma ray. So हमें जो है वो एनर्जी gamma ray की गिवन है 2.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह हमने पहले एक असाइनमेंट सॉल्व की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने लिखा 2.0 इंटू 10⁻⁶ मेगा की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होता है। आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो एनर्जी ऑफ गैमा रे हमें मिल जाएगी 3.2 इंटू 10⁻13 जाउल्स। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो फोर्स कैरियर्स वाले टॉपिक में फोटोन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि फोटोन की एनर्जी हम E=hf प्लैंक्स इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। सो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास E/h हो जाएगा। E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, हैविंग फिक्स वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.63 इंटू 10⁻34। आपस में हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा 4.8 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज़। फिर हमें पता है कि हमारी वेव इक्वेशन होती है V=f लैम्डा। इस इक्वेशन को हम V यहाँ पर स्पीड होती है, तो हम यहाँ पर C=f लैम्डा भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो गैमा रे फोटोन होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे C/f आ जाएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने लैम्डा लिख दिया है, डिनोमिनेटर में C/f आएगा। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट है, वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है 4.8 इंटू 10⁻20 होती है। आप उसमें हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द नेगेटिव सोल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन देन प्रूव दैट द पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर द सेम इक्वेशन इज़ नॉट फॉर प्रोटॉन ऑफ सेम मोमेंटम। कह रहा है कि डिराक इक्वेशन का अगर नेगेटिव सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपने प्रूव करना है कि उसी इक्वेशन का अगर हम पॉजिटिव सोल्यूशन करें तो वो प्रोटॉन के लिए नहीं होगा। अब देखें, बेसिकली तो ये क्वेश्चन हमारा मास्टर्स लेवल का है, क्योंकि वहाँ पर जाके हम डिराक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉल डायरेक वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ये इक्वेशन दी थी, और उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, उनकी स्पिन के हवाले से उनको डिस्क्राइब करके बताया था। ठीक है, इन्होंने उसमें वेव फंक्शन भी यूज़ किया था, और एम साए जो है वो इस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म होती है, साए जो है वो डिराक फंक्शन होता है। ठीक है, सो अभी के लेवल के लिए तो हम जस्ट इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। सो मैंने आपके सामने लिखा है कि प्रोटॉन का मास जो है वो 1.67 10⁻27 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31 होता है। अगर हम इन दोनों मासेस को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में जो मास है वो 1836 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, सो थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया कि द पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर डिराक इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोटॉन बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखें तो ये दो डिफरेंट पार्टिकल हैं। इट हैज़ डिफरेंट मास एंड चार्ज देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है। दिस हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड मच ग्रेटर मास देन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, और इसका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। सो पॉजिटिव सोल्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिक टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन की तरह से बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम इसको डिराक इक्वेशन को पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करें ना, तो वो फिर पॉजिट्रॉन के लिए बनता है, प्रोटॉन के लिए इसका सेम आंसर या सेम सोल्यूशन नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेप्टॉन नंबर एंड बायोन नंबर। तो ये बिल्कुल इस तरह से है क्वेश्चन। पहले हमने असाइनमेंट्स भी इसके इस पैटर्न पे सॉल्व किए हैं और एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। सो पहला जो रिएक्शन है उसमें पायोन प्लस प्रोटॉन है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में कायोन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन मिल रहा है। सो चार्ज में अगर देखें तो पायोन नेगेटिव है -1, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1। प्रोडक्ट्स में कायोन पॉजिटिव और कायोन नेगेटिव, यानी कि +1 -1, और न्यूट्रॉन इटसेल्फ न्यूट्रल होता है तो 0। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट लेप्टॉन है, तो मैंने लिखा है कि देर आर 3 लेप्टॉन्स। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मियोन और टाओ, ये 3 लेप्टॉन्स, ये 3 ही होते हैं, और फिर 3 इनके एंटी पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीनों इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई भी लेप्टॉन नहीं है, इसका मतलब है दोनों तरफ 0 आ जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर भी फुलफिल हो गया। फिर हमारे पास बैरियन नंबर है, तो बेसिक बैरियॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी इसमें जो है वो पायोन और कायोन भी बैरियन नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोटॉन और राइट हैंड साइड पे न्यूट्रॉन, यानी कि 1 = 1, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर भी फुलफिल हो गया। सेकेंड जो रिएक्शन है वो पायोन = मियोन प्लस न्यूट्रिनो ऑफ मियोन है हमारे पास। चार्ज अगर हम देखें तो पायोन के ऊपर प्लस चार्ज है और मियोन के ऊपर +1 है और न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब 0। 1 1 दोनों तरफ सेम आ गया, इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुलफिल हो रहा है। फिर हम लेप्टॉन में देखें तो रिएक्टेंट्स में 0 आ जाएगा, जबकि प्रोडक्ट्स में दोनों हमारे पास लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक पार्टिकल है, एक उसका एंटी पार्टिकल है। इसका मतलब है 0 = 2, यहाँ पर लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन फुलफिल नहीं हुई। लास्ट बैरियन है, तो ये सारे जो भी गिवन है इनमें कोई भी बैरियन फैमिली से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर भी यहाँ पर फुलफिल हो गया। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स एंड हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।